नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं के फिजिक्स से शुरुआत कर रहे हैं। इसका जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश। इसमें दो यूनिट्स हैं, छोटी छोटी सब यूनिट्स कह सकते हैं। एक है परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। अब हम केवल उन्हीं प्रश्नों की चर्चा यहाँ पर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोगों ने अपने अपने विद्यालय में किसी अध्यापक के द्वारा पढ़ ही ली होंगे पूरा कंटेंट। तो इसमें केवल हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा बनता है वो यहाँ से बनता है, प्रकाश क्या है। ये बहुविकल्पी में पीवाईक्यू के रूप में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रकाश क्या है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात कर ले थोड़ा सा सूर्य, ये मान लो सूर्य देवता है। इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक होते हैं। ये दोनों नाभिक आपस में जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, हीलियम का नाभिक बनाते हैं और साथ में क्या करते हैं, ऊर्जा को रिलीज करते हैं। और यही ऊर्जा लगभग कितने मिनट में, तो 8 मिनट में, लगभग 8 मिनट मान के चलते हैं। कहां तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। यानी कि सूर्य में ये जो प्रोसेस होती है इसका नाम क्या होता है, संलयन होता है। यानी कि सूर्य में होने वाली संलयन प्रक्रम के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है वो पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से, किसके माध्यम से, विकिरण के माध्यम से कहां तक पहुंचती है, तो पृथ्वी तक पहुंचती है। इसी ऊर्जा को जो प्रश्न बनता है यहाँ से कि प्रकाश क्या है, इसके जो ऑप्शन होते हैं क्या क्या आ सकते हैं। जैसे मान लो सामान्य तौर पे हम कह देते हैं प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो ये ऑप्शन में अगर है तो इसको टिक कर देंगे। अगर मान लो आपको दे दिया प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये भी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। अगर मान लो आपको दे दिया गया कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है, विकिरण ऊर्जा है, तो ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, विकिरण ऊर्जा टिक कर देंगे। अगर मान लो यही प्रश्न आता है कि ये बन जाता है कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि अगर ऑप्शन में इन चार में से कोई मिलता तो आप उसी को टिक करेंगे। जैसे प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, तो सही है। प्रकाश क्या है, तो विकिरण ऊर्जा है, तो सही है। प्रकाश क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि जो हमारी वेव होती है वो कुछ ऐसे चलती है। लाइट की जो वेव होती है वो कुछ ऐसे चलती है। एक बार अगर ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वेक्टर है तो नीचे क्या होता है, मैग्नेटिक। और ये दोनों कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, ऐसे चलती रहती है, पल्स बदलती रहती है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो ये प्रकाश से बनने वाले प्रश्न होते हैं। प्रकाश क्या है, तो एक प्रकार की ऊर्जा है, या अनुप्रस्थ तरंग है, या विकिरण ऊर्जा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब जो दूसरा प्रश्न हमारा बनता है, ये तो बहुविकल्पी में रहेगा। जो दूसरा प्रश्न हमारा बनता है वो बनता है परावर्तन से। आज हम इसी टॉपिक की बात करेंगे कि परावर्तन से जो थ्योरी के क्वेश्चन बनने वाले हैं वो कौन कौन से सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल का वीडियो होगा वो अलग आएगा। अपवर्तन और परावर्तन दोनों न्यूमेरिकल में एक साथ डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम केवल परावर्तन के वे प्रश्न हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले हम परावर्तन की बात करते हैं। इस चैप्टर से केवल इतने ही प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। पहला जो प्रश्न बनता है परावर्तन क्या है तथा इसके नियम लिखिए। एक तो ये प्रश्न आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा है गोलीय दर्पण से संबंधित कि गोलीय दर्पण क्या है, बेसिकली ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका आकार क्या होता है, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। दूसरा होता है इनके जो प्रतिबिंब निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा। तो इसमें कुछ खास स्थितियां हैं जो पूछी जाती है। 3 स्थितियां जो खास हैं वो पूछी जाती हैं। एक, जब वस्तु कहां पे होती है, वक्रता केंद्र पर स्थित होती है, यानी कि वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। दूसरी जो स्थिति होती है वो प्रश्न पूछती है, ये पहला वक्रता केंद्र हो गया, और इसी में बहुत सारी स्थितियां हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट स्थितियां हैं अगर हम उनकी बात करें तो एक हो गया वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रखी होती है, और जो दूसरा होता है जब फोकस पर हो। कहां हो, फोकस पर हो, फोकस पर हो। और जो तीसरा होता है फोकस व ध्रुव के मध्य हो।
यहाँ से एक प्रश्न बनने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। दूसरा है दर्पणों के उपयोग कैसे हैं और किन परिपाटी से भी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, एक प्रश्न यहाँ से बनता है। यानी कि बेसिकली कुल मिला के अगर हम ये कहें इस चैप्टर से इतने ही प्रश्न आपको पढ़ने हैं जो परीक्षा में आएगी। न्यूमेरिकल हम दूसरे वीडियो में आपको बना के देंगे। अब देखिए परावर्तन क्या है, मान लो प्रश्न आ गया, ये हमारा बोर्ड ही पूरा क्या है, पेज काफी। अब परावर्तन क्या है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, मान लो ये हमारा इतना पेज है, तो साथ में लेखन शैली भी आपको बताते चलते हैं। ये जरूरी नहीं कि जैसे हम लिखे वैसे लिखे, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ और इसको बेहतर कर सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन बीचों बीच में आपने हेडिंग डाल दिया ब्लैक स्पेस से। अभी आप क्या लिखेंगे, सीधे आप यहाँ पे लिखेंगे किरण आरेख। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे फिजिक्स में, किरण आरेख बनाएंगे, क्योंकि फिजिक्स जो डिपेंड होती है किरण आरेख पे चलती है, किरण आरेख। अब इसमें परावर्तन का एक सुंदर सा फिगर बनाएंगे। ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये अभिलंब हो गया। इनका नामकरण भी करेंगे, आई हो गया, ये आर हो गया, ये बन गई हमारी आपतित किरण, और ये हो जाएगी परावर्तित किरण, और ये बन जाएगा अभिलंब, और ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। अब यहीं पे क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे कि परावर्तन की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है तो उस परावर्तक तल के द्वारा संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस कर दिया जाता है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब मान लो प्रकाश का परावर्तन, थोड़ा सामने से हट जाता हूँ, ये आपको दिखा है प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसकी परिभाषा अपने शब्दों में आप लिखेंगे, जितना बेहतर लिखेंगे उतने आपको अंक अच्छे अर्जित होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे लिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक या चमकदार पृष्ठ से टकराती हैं तो उस पृष्ठ के द्वारा संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस कर दिया जाता है। प्रकाश की इस परिघटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए लिखेंगे कैसे, मान लो ये लाइन है, इस लाइन में यहाँ से आपने शुरुआत कर दी, थोड़ा 1/3 कह सकते छोड़ देते हैं, और ये दूसरी लाइन होगी इसकी, और कोशिश करेंगे कि ला के इसको ऐसे समाप्त कर दें। फिजिक्स है वैसे इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश रखेंगे आप लोग। तो ये होगी इसकी परिभाषा। अब दूसरी हेडिंग इसी में क्या डालेंगे, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में अगर जाएंगे तो कितने नियम हैं, 2 डैश लिख देंगे। पहला नियम लिखेंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा किसके, आर की, ब्रैकेट में दिखा देंगे। दूसरा हो जाएगा आपतित किरण दर्पण के इस बिंदु जो तल है, जिस तल में दर्पण स्थित है ना, आप या आप ये कह सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा होगा। अब मार्किंग करना होगा तो जानने को आसानी होगी। अगर आपने यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन लिखा, एक लाइन छोड़ दिए, फिर किरण आरेख बनाए सुंदर सा, फिर एक लाइन छोड़े, यहाँ परिभाषा लिख दी आपने, और फिर एक लाइन छोड़ के परावर्तन के नियम डाले, पहला नियम और दूसरा नियम। इसके बाद आपने एक लाइन नीचे खींच दी, तो आप चेक करना होगा उसको। तो ऐसे ऐसे चेक करते हुए आपको अगर जितने भी नंबर दो, मान लो इसके 2 हिस्से, परावर्तन क्या रहता है, इसके नियम लिखे। मान लो 2 नंबर में अगर ये पूछा जाएगा
तो 1 नंबर इसका होगा और 1 नंबर इसका होगा। अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर में आ गया तब आपको थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब करना होगा। बीच में क्या पढ़ाया गया परिभाषा के बाद इससे संबंधित परिभाषाएं, आवर्तित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या है और परावर्तक प्रश्न क्या है। इसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो ये इस चैप्टर का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा प्रश्न बनेगा गोलीय दर्पणों से संबंधित, जिसको हम इरेज कर रहे हैं। अब जो दूसरा प्रश्न होगा गोलीय दर्पण से संबंधित होगा। तो गोलीय दर्पण से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसमें क्या होगा कि गोलीय दर्पण क्या है। तो अगर सबसे पहला प्रश्न यहाँ से ये बन जाए कि गोलीय दर्पण क्या है, तो जो गोलीय दर्पण होते हैं किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनका एक पृष्ठ क्या होता है, वक्री होता है। वो सब क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अगर हम यहाँ पे जाएं कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो ये अवतल दर्पण है जिसका जो वक्रीय पृष्ठ, ये वक्री पृष्ठ है, इसके उभरे हुए हिस्से पे चांदी की कढ़ाई कर दी जाए और गोले के केंद्र की ओर का जो भाग होता है, मान लो गोला है, किसी गोले के कटा हुआ भाग था, गोले के केंद्र की ओर क्या होता है, दबे हुए तल पे पॉलिश कर दी जाती है या चांदी की कढ़ाई कर दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसी तरह से उत्तल दर्पण में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लो आपका पूरा एक गोला है और इसके आंतरिक भाग पे आपने चांदी की कढ़ाई कर दी और एक उभरा हुआ तल आपका क्या बन गया, परावर्तक तल बन गया। तो इसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। कभी कदार एक प्रश्न बन जाता है यहाँ से, तो आप याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिनके एक पृष्ठ पे चांदी की कढ़ाई कर दी जाती है और दूसरा पृष्ठ क्या रहता है, परावर्तक तल के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या कहलाते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। दूसरा अवतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण का वह वक्रीय पृष्ठ जिसके आंतरिक, या आप ये भी कह सकते हैं कि उभरे हुए तल पे पॉलिश कर दी जाती है और आंतरिक उसका जो पृष्ठ होता है, दबा हुआ जो पृष्ठ होता है वो चमकदार रहता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसी तरह से उत्तल दर्पण को आप डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ से कभी कदार कोई प्रश्न बन जाता है तो आप देख लीजिए। अब जो अगला है मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, स्थितियों से प्रश्न बनते हैं। वैसे इसकी कई स्थितियां होती हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है वो है जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, फोकस पर हो और F और P के मध्य हो। तो इस प्रश्न को आप कैसे लिखेंगे उसको हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये जो प्रश्न है ये आएगा आपका, ये 4 नंबर में भी कभी आता है, कभी 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अब मान लो स्थिति का जब प्रश्न बनेगा तो देखिए कैसे बनेगा। स्थिति का अगर प्रश्न बन रहा है तो सबसे पहला जो प्रश्न होगा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, ये हेडिंग डाल देंगे आप, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। इसमें 3 हेडिंग जरूर लेके आप चलेंगे। पहला क्या हो जाएगा, किरण आरेख। इस किरण आरेख को देखकर थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। तो एक ये हो जाएगा। दूसरा परिभाषा नहीं डालेंगे, यहाँ पे व्याख्या डाल सकते हैं, विधि डाल सकते हैं, कैसे प्रक्रिया होती है। और तीसरा क्या इसमें हेडिंग बना देंगे आप, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। तो एग्जामिनर को इसी प्रश्न को चेक करने में बहुत सहूलियत रहेगी। यहाँ से कभी कभी वैकल्पिक प्रश्न भी बन जाता है। तो अब किरण आरेख हो गया। तो पहला किरण आरेख क्या है, जब वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र, यानी कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है और वस्तु कहाँ पे रखी है, वक्रता केंद्र पे। तो इसी में बढ़ा देंगे कब, जब वस्तु कहाँ है, जब वस्तु C पर है, यानी कि वक्रता केंद्र पर है। तो इसका किरण आरेख बनाएंगे, ये हो जाएगा अवतल दर्पण। इसका कुछ नाम रख देंगे, M1 M2 रख सकते हैं।
इधर जाएंगे आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और वस्तु कहाँ पे रखी है, C पे रखी है। ये वस्तु का नाम A और B कर देते हैं। A भी ऐसे कर दो, A ऊपर कर दो और B नीचे कर दो। अब आपको मालूम है जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो एक रेखा किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समानांतर और एक कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण जाएगी मुख्य फोकस से और ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। ये किरण जाएगी और इस तरह से निकल जाएगी और ये इधर को जाएगी और परावर्तन होने के पश्चात वापस चली जाएगी। यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा होगा ये कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यानी कि यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो हमेशा वस्तु, या प्रश्न ऐसे बना दे कि वह कौन सी स्थिति है जब वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है, तब क्या हो जाएगा, वस्तु कहाँ होगी, अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र पर होगी। तो जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पे वस्तु रखी होती है तो अब मान लो आपको इसमें लिखना आ जाएगा कि विधि में क्या लिखिए, एक वस्तु AB अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है। A से चलने वाली या वस्तु AB से चलने वाली किरण, यहाँ नाम रख दीजिए कुछ, E रख दीजिए, ये P है ये और इसका D रख दीजिए। AE परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। वस्तु AB से चलने वाले प्रकाश की दूसरी किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये दोनों किरणें कहाँ पे कट रही हैं, तो इसका A' नाम रख दीजिए। ये दोनों किरणें दर्पण से, दर्पण के सामने A' बिंदु पर कटती हैं, यहाँ पे कटती हैं, इतना लिख दिए। अब इसमें जाएगा प्रतिबिंब की स्थिति आकार एवं प्रकृति कैसे लिखेंगे, तो स्थिति में लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर वास्तविक एवं उल्टा बनेगा, ये हो गया। अब एग्जामिनर को सहूलियत है कि किरण आरेख देख के आपको ठीक कर देगा, विधि में वो पढ़ता नहीं इसलिए क्योंकि ये इसी डायग्राम से लिखा हुआ जो चीज इसमें बनी वही आपने यहाँ पे लिखा है, स्थिति में लिखेगा। इसको आप काले कलम से हाईलाइट कर सकते हैं या काले कलम से ही लिख सकते हैं, तो इससे चेक करने वालों को बहुत सहूलियत रहती है, तो आपको अंक अच्छे प्राप्त होंगे। तो पहला किरण आरेख बनाएंगे, फिर विधि हो गया, प्रतिबिंब की स्थिति आकार एवं प्रकृति हो गई। ये इंपॉर्टेंट है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ होगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और कैसा होगा, तो बराबर होगा वस्तु के और वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब इसी तरह से अगर दूसरी स्थिति देखें, जब वस्तु कहाँ पर हो तो फोकस पर रखी हो, तब कैसे बनता है देखिए। अब जो दूसरी स्थिति है, जब ये पहली स्थिति होगी और ये दूसरी इंपॉर्टेंट थी, जब वस्तु कहाँ है, फोकस पर है, तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। ये अवतल दर्पण हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये इसका फोकस हो गया। अब एक किरण वक्रता केंद्र से जाती है और उसी परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे वापस लौट आती है। दूसरी किरण वस्तु से जाती है मुख्य अक्ष के समानांतर और जाने के पश्चात कहाँ से निकलती है, तो मुख्य फोकस से होकर निकलती है। ये दोनों किरणें कहीं पीछे अनंत पे क्या होगी, मिलती भी आपको दिखाई देंगी। तो इसीलिए इस स्थिति में ऐसे की जाते बहुत अनंत पे जाएंगे, इसलिए हम इसको बना नहीं सकते हैं। अब इसी तरह से देखिए इसमें भी क्या लिखेंगे, किरण आरेख होगी पहली हेडिंग, दूसरी क्या हो जाएगी, विधि कैसे बनेगा, तो लिखेंगे कैसे, एक वस्तु A B फोकस पर रखी है, फोकस पर स्थापित है भी लिख सकते हैं या रखी गई है। इस वस्तु से चलने वाली आपतित किरण A और D दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है जो उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। ये दोनों किरणें कहीं दर्पण के सामने अनंत पे मिलती हैं, मिलती हैं।
ये अनंत पर मिलती है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या बनाएंगे, इसकी हेडिंग क्या हो जाएगी, इसकी प्रकृति जो हेडिंग लास्ट में डालते थे हम कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी और आकार क्या होगा। तो क्या होगा, अनंत पर विवर्धित का मतलब होता है बड़ा और वास्तविक उल्टा, यानी कि अनंत पर विवर्धित होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ये चेक करने में सहूलियत रहेगी। इसी तरह से अगर आप देखना चाहें कि F और P के मध्य जब वस्तु हो, यानी कि दर्पण के ध्रुव P और फोकस के मध्य में अगर वस्तु रखी है तो इसका हमेशा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न विकल्प में भी बन जाता है कि वह अवतल दर्पण के द्वारा वह कौन सी स्थिति है जब प्रतिबिंब जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी प्रतीत होता है, आभासी बनता है। तो आपको यही कंडीशन वहां पे टिक करनी होगी, या अगर ऐसा पूछ के प्रश्न लिखने को कहे तो आपको यही लिखना होगा। तो एक वक्रता केंद्र से जा रही है, उसी मान पे वापस लौट आएगी, इस तरह से गई और इसी तरह से वापस लौट आएगी। दूसरी जाएगी कहां से, तो दर्पण के ध्रुव पे, क्योंकि यहाँ पे वस्तु है सीधे इंडिकेट करते हैं, परावर्तन की क्रिया होगी, तो ये आई हो जाएगा कोण, ये आर हो जाएगा, इस तरह से निकल जाएगी। और ये दोनों किरण दर्पण के पीछे जब मिलाएंगे तो कहीं जाकर एक डैश बिंदु पे मिलेगी। तो इसीलिए हम इसकी स्थिति, प्रकृति और आकार में क्या लिखेंगे कि दर्पण के पीछे विवर्धित बड़ा और आभासी सीधा प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन। यहाँ से प्रश्न जो बनेंगे इन तीन स्थितियों से बन सकते हैं। सामान्यतः जो और स्थितियां हैं वो आपको याद ही होती हैं, इन तीन पे फोकस ज्यादा रहना चाहिए। अब अगला है दर्पणों के उपयोग से जो प्रश्न बनते हैं, कि दर्पण के उपयोग से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। देखिए, दर्पण के उपयोग से जैसे कि कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो दर्पण के उपयोग यहां पर ले लेते हैं उपयोग से। तो उपयोग में दो तरह के प्रश्न बनते हैं, एक उत्तल दर्पण से और एक अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से और दूसरा क्या हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण से। इन दो से बनते हैं प्रश्न। तो पहला अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो अगर हम देखें तो जो हमारी कार्य होती है ना, अग्र जो लाइट लगी होती है वहां पे इनका यूज किया जाता है कि प्रकाश का जो किरणपुंज है वो समानांतर हो जाए और थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे। तो हम लिखे देते हैं यहाँ पे आपको सामान्य तौर पे कि आपको थोड़ा आसानी रहे कि कैसे कैसे। तो जब अवतल दर्पण का उपयोग देखें तो यहाँ पे कहाँ पे हो जाएगा, तो टार्च है, सर्च लाइट है, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्र दीपों में, है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सामने से हट जाते दिखाई दे आपको, तो टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्र दीपों में। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखें तो सेविंग दर्पणों में भी इसका उपयोग करते हैं। जो सेविंग यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए यूज होने वाला दर्पण होता है, कौन सा होता है, अवतल दर्पण, सेविंग दर्पण के रूप में। इसी तरह से अगर हम तीसरा एक और यहाँ पे बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि सेविंग दर्पण के रूप में उपयोग होता है। तीसरा अगर हम यहाँ पे और आपसे कह रहे हैं कि किस रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, तो दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ, एक मिनट, दंत, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, दंत विशेषज्ञ जो हमारे होते हैं वो इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ या विशेषज्ञों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, अगर कभी बहुत कठिन बनाना होता है, पेपर तो पूछ जाता है, एनसीईआरटी वगैरह में रहता है कि जो चौथा इसका उपयोग है वो कैसे किया जाता है। तो जो चौथा इसका उपयोग है, सौर भट्टियों में इसका उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी में इसका उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है, तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, ड्राइवर के पास लगे या साइड, ड्राइवर के पास साइड में लगे दर्पण में पीछे के वाहनों को
वाहनों को स्पष्ट देखने के लिए किया जाता ये आगे की। यही से जो प्रश्न बनेगी यही से बनेगा। अवतल दर्पण में टार सर्च लाइट वाहनों के अनुदीपों में, सेविंग दर्पण के रूप में दंत विशेषज्ञों द्वारा सौर भट्ठी में, ये इंपॉर्टेंट है। इधर ड्राइवर के पास ये कार है, कार के पीछे से जब वाहन को पास किया जाता है तो देखने के लिए ड्राइवर के पास लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? इसका भी कारण होता है क्योंकि जो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, छोटा होता है और सीधा होता है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमने बताया था वाहनों के अग्रदीपों में क्यों करते हैं, तो समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए, समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए। याद रखिए, थोड़ा सा टफ करना होगा तो ऐसे दे सकता है, या इन्हीं को आपको कैसे दे सकता है, कथन कारण में भी इसको पूछ सकता है। वो विकल्पी में एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आता है तो वो इसको बनाने में यहाँ से आ जाता है। अब अगला है चिन्ह परपाटी से जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लीजिए क्या होते हैं आपके। चिन्ह परपाटी से बनने वाले जो प्रश्न है, देखिए चिन्ह परपाटी से, चिन्ह परिपाटी से, तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो वहां पे एक्सिस आपने इस तरह से पढ़ रखे होंगे। तो एक्सिस में क्या होता है, हमेशा ये प्लस रहता है। मान लीजिए एक्स डैश है और ये वाई और वाई डैश है, ये भी प्लस रहेगा, ये माइनस रहता है, ये भी माइनस रहता है, ये भी माइनस रहता है और ये भी आपका माइनस ही रहेगा, और ऊपर की ओर जाएंगे तो क्या रहेगा, प्लस रहेगा। अब यहां से जो प्रश्न बनते हैं, मान लो अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है और ये कहीं इस तरह गोले से बना होगा, उत्तल दर्पण इस तरह से है तो ये कहीं इस तरह से बना होगा। तो एक फोकस दूरी का प्रश्न बनता है यहाँ से, देखिए तो मान लो मैंने अवतल दर्पण को उठा के कहाँ रख दिया, यहीं पर रख दिया, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण है तो इसका वक्रता के बाईं ओर होगा, यानी कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी यार कैसी होगी, माइनस में होगी। फोकस भी इसका किधर होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ सी होगा, ये भी काय में रहेगा, इसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी काय में रहेगी, माइनस में रहेगी। अगर आपने यहाँ पे वस्तु रख दी तो वस्तु ऊपर की होगी तो हमेशा धनात्मक होगी। प्रतिबिंब अगर इधर की ओर बन रहे हैं तो कैसे रहेंगे, नीचे की ओर माइनस में रहेंगे। तो मेन यहाँ से प्रश्न आता होगा इसका आता है फोकस दूरी का आता है, तो ये आप जरूर याद रखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, तो धनात्मक हो जाएगी। यानी कि परावर्तन चैप्टर से जो प्रश्न थ्योरेटिकल बनने वाले थे बहुत महत्वपूर्ण थे, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। कल हम आप पढ़ेंगे अपवर्तन की क्रिया पढ़ेंगे और इसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे इन दोनों के वो एक साथ आपको देंगे। धन्यवाद, जय हिंद।